आगे बात करते हैं। कल आपका डिस्कशन हुआ था ऑल द बेसिक पैरामीटर जो आपके पास में सॉइल में होते हैं, लाइक वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अबाउट द वाटर कंटेंट के बारे में, उसका अपने एयर कंटेंट, वॉइड, ये सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्लियर है। नाउ जो नेक्स्ट आपके पास में अभी कुछ और सिग्निफिकेंट टर्म्स हमने डिस्कस करने हैं आज, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास जो हम डिस्कस करेंगे। देखो जरा स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। यहाँ तक का सबको क्लियर है? कोई किस तरह का डाउट? जस्ट वेट। चलो देखो, आज कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। क्या है टर्म्स? देखो, जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक आपके पास में बेसिक टर्म है क्या? यूनिट वेट। क्या है? यूनिट वेट। यूनिट वेट। यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? गामा से रिप्रेजेंट। स्टैंडर्ड सिंबल यूज करेंगे लास्ट तक। यूनिट वेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द गामा। गामा से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेट को। यूनिट वेट होता क्या है? फॉर्मूला बता सकता है कोई? क्या फॉर्मूला होगा यूनिट वेट के लिए? किसी भी चीज का मुझे यूनिट वेट लिखना है, कोई भी चीज है, कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी, उसका मैं यूनिट वेट लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? मैं सिर्फ सॉइल की बात नहीं कर रहा, मैं कंक्रीट की भी बात कर रहा हूँ, मैं सीमेंट की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मोर्टार की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सॉइल की बात कर रहा हूँ। किसी भी मटेरियल का कैसे लिख सकते हैं? वेट अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो कैसे लिख सकते हैं? यूनिट वेट गामा इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स। वेट ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? सो यूनिट वेट कैसे लिख सकते हो आप? यूनिट वेट कैन बी रिटन एज वेट ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, वेट ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स। ये तरीका रहेगा यूनिट वेट को लिखने का। क्लियर है? आगे आगे डिस्कस करेंगे। इसकी यूनिट बताइए मुझे। यूनिट वेट अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो किस यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे? इसकी यूनिट क्या रहेगी इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए? किस यूनिट में लिखो? न्यूटन पर मीटर क्यूब। यस, करेक्ट। सो इसका यूनिट क्या रहेगा आपके पास में? यूनिट विल बी, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इन न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैसे? वेट है आपका मतलब न्यूटन है, वेट का मतलब क्या है? न्यूटन है, और वॉल्यूम है मतलब मीटर क्यूब है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, यस, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में लिख सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किसी भी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे देखो अब जरा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ आपके पास में डेंसिटी के लिए। डेंसिटी, 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 डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रो। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी चीज की डेंसिटी लिखना चाहता हूँ, क्या फॉर्मूला रहेगा? किसी भी चीज की आप डेंसिटी लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस, फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। सो फॉर्मूला होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्स। ये रहेगा तरीका डेंसिटी को लिखने का। डेंसिटी विल बी व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट बताओ जरा। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? किस यूनिट्स में? कौन सी यूनिट में? यूनिट बताइए, यूनिट। क्या यूनिट रहेगा आपके पास में? सर आपकी वीडियो ऑफ है। ओके, मेरी वीडियो ऑफ है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब ठीक है? अभी क्लियर है? अब वीडियो क्लियर है ना? अब वीडियो क्लियर है? ओके।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट विल बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। अब समझना बात को, समझो बात को। मैंने बताया आपको कि गामा, गामा क्या होता है? गामा होता है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट को हम क्या लिख सकते हैं? वेट किसके बराबर होता है? वेट किसके बराबर होता है? वेट, वेट किसके इक्वल होता है? बोलो। mg होगा, that will be equal to mass into acceleration due to gravity होगा, that will be m into g, mass into acceleration due to gravity, mg के बराबर होगा ना, that will be m into g। सो मैंने वेट को क्या लिख दिया? mg लिख दिया है, यानी कि मास इंटू g, अपॉन में क्या है यहाँ पे? अपॉन में है आपके पास में वॉल्यूम, अपॉन में आपके पास में वॉल्यूम है। अब ये वाला टर्म ऑब्जर्व करो, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म, ये क्या बन रहा है? ये क्या बन गया आपके पास में? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या बन रहा है? डेंसिटी बन रहा है, यस क्लियर है। तो ये क्या बन रहा है? डेंसिटी, यानी कि इसको आप लिख सकते हो रो इंटू जी लिख सकते हो, यानी कि यहाँ से एक आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन पता लगा है कि भाई गामा, गामा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, गामा विल बी इक्वल टू व्हाट? रो इंटू जी। ये एक आपके पास में रिलेशन निकल कर आया। ओके, ये यहाँ पे आपके पास में एक रिलेशन निकल कर आता है कि जो यूनिट वेट होगा, यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल, कुछ भी मटेरियल हो सकता है। अब मैं यहाँ पे कौन सा मटेरियल की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे सॉइल की बात कर रहा हूँ। मटेरियल कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमारे केस में कौन सा मटेरियल है? हमारे केस में है सॉइल, तो हम सॉइल के लिए बात करेंगे सारी। बट ऐसा नहीं कि आप ये सिर्फ सॉइल में लगा सकते हो, आप किसी भी मटेरियल के लिए बात कर सकते हो। सो यूनिट वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द रो इनटू जी। एक रिलेशन आपको पता लग गया, यूनिट वेट इज इक्वल टू रो इनटू जी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इनटू जी। आप यहाँ से यूनिट वेट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? आगे देखो, अब आगे बात करते हैं। देखो जरा, अब इनकी वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो मैं आपके सामने यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ये लास्ट तक लेके चलना है न्यूमेरिकल्स में, आपको पता होनी चाहिए, तो मैं इसीलिए उनको बता दे रहा हूँ एक बार। देखो जरा, अगर आप डेंसिटी की बात करोगे, डेंसिटी, डेंसिटी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर बताइए कितना होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में? डेंसिटी ऑफ वाटर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1000, दैट विल बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हो 1 ग्राम पर सीसी, ऐसे भी तो लिख सकते हो। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी डबल, डेंसिटी ऑफ वाटर आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, या फिर क्या लिख लो, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख लो, जैसे आपकी चॉइस है। ये वाटर के लिए बात करी आपने ना, ये वाटर के लिए बात करी। आगे अब आप क्या लिखना चाहते हो? यूनिट वेट लिखना चाहते हो, किसके लिए? वाटर के लिए। हम वाटर के लिए यूनिट वेट की वैल्यू लिखेंगे कि क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेट फॉर द वाटर। वाटर के लिए देखो जरा, तो मैं यूनिट वेट लिखना चाह रहा हूँ वाटर के लिए, तो मैंने क्या लिखा? इसको गामा डब्ल्यू लिख दिया। गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ द वाटर, गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ द वाटर। क्लियर है? कैसे लिखोगे? डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी लिखोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? अभी आपने लिखा, दैट विल बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू जी की वैल्यू कितनी होगी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी जी की वैल्यू, 9.81 मीटर पर स्क्वायर रहेगी जी की वैल्यू। तो यहाँ से अगर आप गामा लिखोगे, यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी बन रही है? गामा डब्ल्यू यहाँ से कितना बन रहा है? आप देखो जरा, इसको ऑब्जर्व करो, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 9810, 9810, 9810। अब इसकी यूनिट क्या निकल कर आ रही है? इसकी यूनिट बता दीजिए, ये किस यूनिट में लिखा हुआ है सामने? ये कौन से यूनिट में बात करिए यहाँ पर? 9810 किस यूनिट में आ रही है वैल्यू? न्यूटन पर मीटर क्यूब, यस करेक्ट। ये आ रहा है आपके पास में न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकल के, क्योंकि क्योंकि ये जो किलोग्राम होता है ना, देखना समझना आराम से, ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है न्यूटन के बराबर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, ये होगा न्यूटन के बराबर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन, सो ये न्यूटन एज इट इज हो गया। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने न्यूटन लिख दिया, और डिवाइड में क्या था? मीटर क्यूब एज इट इज था आपके पास में, मीटर क्यूब आपके पास में एज इट इज था। तो यहाँ से आपको
यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू मिल गई, यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू मिल गई, एंड दैट सेम यूनिट वेट ऑफ वाटर मैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके भी लिख सकता हूँ। कैसे? जैसे आपने लिखा कि गामा डब्ल्यू ऑफ वाटर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको यूज करनी है, कंप्लीट सब्जेक्ट। लास्ट तक मैं बात बता रहा हूँ, फाउंडेशन तक आप चले जाओगे, हर एक टॉपिक में आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इन एवरी टॉपिक, यू विल हैव टू यूज दिस वैल्यू। सो यहाँ से आपको कुछ जस्ट बेसिक वैल्यूज बताई है मैंने, ठीक है। देखो जरा, अब आगे देखो जरा कि किस तरह से करना है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ जो आपकी न्यूमेरिकल्स को गलत होने से बचाएंगे, यानी कि गलतियां जो आप सिली मिस्टेक्स करते हो ना एग्जाम्स में, उन चीजों को गलत होने से बचाएंगे। देखो समझो जरा, आगे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में ऐसा आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, कि क्वेश्चन को समझो आप। क्वेश्चन में आपको क्या लिख के देगा, क्वेश्चन में आपको लिख के देगा कि द यूनिट वेट ऑफ द वाटर, क्वेश्चन में सपोज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज समझना, कि क्वेश्चन में आपको लिख के देगा द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज, ऐसे देगा लिख के स्टेटमेंट, द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या दिया क्वेश्चन में आपको कि यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मुझे आप ये बताओ कि क्या उसने ये यूनिट वेट की वैल्यू दे रखी है? क्या बोला क्वेश्चन में, द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या ये यूनिट वेट की वैल्यू है? क्या ये यूनिट वेट की वैल्यू बोल रहा है वो? ये किसकी वैल्यू है एक्चुअल में? ये किसकी वैल्यू है बताओ? ये है किसकी वैल्यू? ये डेंसिटी की वैल्यू है, बिल्कुल। ये किसकी वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू फॉर डेंसिटी, ये डेंसिटी की वैल्यू है। यस नो, ये डेंसिटी है बिल्कुल। क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिख के देगा कि द यूनिट, क्वेश्चन में आपको लिखेगा द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 27.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 27.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्या डेंसिटी की वैल्यू है? क्या ये डेंसिटी की वैल्यू है? नहीं, ये किसकी वैल्यू दी है? ये किसकी वैल्यू दे, ये यूनिट वेट की वैल्यू दे रखी है। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में? ये यूनिट वेट की वैल्यू है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बहुत अच्छे से, क्वेश्चन में इस तरह की बहुत गलतियां करवाएगा आपसे वो, क्वेश्चन में इस तरह से वो आपसे बहुत गलतियां करवाता है। और एग्जाम ऐसा है, एग्जाम में आपकी यूनिट के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं वो। यूनिट में ही, यूनिट अगर किसी को अच्छे से यूनिट के साथ खेलना आता है ना, तो वो 4-5 नंबर आराम से अपने स्कोर कर लेता है यूनिट की हेल्प से। आपका एग्जाम इस तरह का आता है कि अगर आपको यूनिट को प्रॉपर्ली यूज करना आता है तो आप आराम से 3-4 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स ओनली। आपके इन्वायरमेंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे आप वहां पे देखोगे, आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी आता ना, अगर आपको बेसिक यूनिट आती है अगर आपको, तो आप 3-4 क्वेश्चन आराम से ऐसे सॉल्व कर दोगे। तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है वहां पे, इसीलिए आपको इतना क्लियरली बताया कि भाई यूनिट वेट अगर बोल रहा है दैट मीन्स उसको चेक करना कि वो बोल किस यूनिट में रहा है। ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट में आपको यूनिट वेट बोल दे लेकिन वैल्यू किसकी दे रखी हो, डेंसिटी की दे रखी हो। तो आप यूनिट देखना अच्छे से, स्टेटमेंट पे मत जाना, यूनिट को देखना कि यूनिट किसकी दे रहा है। क्या न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रहा है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रहा है? अगर दे रहा है तो हाँ वो यूनिट वेट की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रहा है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है, ये चीज आइडेंटिफाई करना प्रॉपर तरह से। अगर ग्राम पर सीसी दे रहा है या किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रहा है, दैट मीन्स वो डेंसिटी दे रहा है, क्लियर है? भले यूनिट वेट स्टेटमेंट में बोल रखा हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डेंसिटी दे रखा है या फिर यूनिट वेट दे रखा है? विद द हेल्प ऑफ द यूनिट्स, यूनिट को देख के आइडेंटिफाई करोगे। लैंग्वेज पे मत जाना, गलती करवाएगा नहीं तो क्वेश्चन में आपसे वो। क्लियर? देखो अब आगे क्या करना है नेक्स्ट। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ होगा। अब सपोज कैसे आपको यूनिट वेट पता है, सपोज कैसे आइडेंटिफाई करोगे यूनिट वेट दे रखा है आपको? विद द हेल्प ऑफ द यूनिट। कैसे? गामा इज इक्वल टू रो इनटू जी, ये रिलेशन है। यूनिट वेट अगर दे रखा है, गामा दे रखा है, आपको डेंसिटी सपोज निकालना है, क्या कर लोगे? जी से डिवाइड करवा लो, आपके पास में डेंसिटी आ जाएगा। आपको डेंसिटी, आपको क्या दे रखा है? डेंसिटी निकालना है, जी से डिवाइड करवा लो। सपोज आपको डेंसिटी दे रखा है, आपको गामा चाहिए, मल्टीप्लाई कर लो जी से, गामा आ जाएगा। सो जस्ट केयरफुली पढ़ना प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम में दे क्या रहा है, यूनिट्स उसकी प्रॉपर तरह से आइडेंटिफाई करना, यूनिट्स। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करेंगे। एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपकी, कि मैं आगे अगर कहीं पर भी डेंसिटी बोलूंगा, ऐसा बहुत अभी आने वाला है, जस्ट आपका टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं ना यूनिट वेट, वहीं पे कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अगर मैं आपको डेंसिटी बोलूंगा कि मास डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी या फिर सैचुरेटेड डेंसिटी, तो मैं क्या चीज यूज करूंगा वहां पे? वेट यूज करूंगा या फिर मास यूज करूंगा? बोलो जरा।
अगर मैं क्वेश्चन में अगर मैं आपको डेंसिटी टर्म यूज करूंगा आगे चल के, सपोज मैंने बोला मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, कुछ भी मैं अलग अलग तरह की डेंसिटी, हाँ, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, मास यूज करूंगा, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप यूज करोगे। अगर सपोज मैंने क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया, मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बोला, अगर सपोज अगर मैंने क्वेश्चन में यूनिट वेट वर्ड यूज कर लिया, अगर मैंने क्वेश्चन में यूनिट वेट वर्ड यूज करा तो आप ऊपर वेट लिखोगे या मास लिखोगे, अगर मैंने यूनिट वेट वर्ड यूज करा है तो वेट लिखोगे, क्लियर है? आप वेट वर्ड यूज करोगे, वेट, ठीक। सो अगर मैं आगे डेंसिटी बोलूंगा तो क्लियर कट आपके न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, मास आना चाहिए। अगर मैं आगे चल के यूनिट वेट बोलूंगा तो क्लियर कट न्यूमरेटर में वेट आना चाहिए, बस इतना चीजों का ध्यान रखना। और मास में और वेट में थोड़ा फर्क होता है, चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो मेन टॉपिक था आपका। ये मैंने कुछ अभी तक बेसिक पॉइंट आपसे करे जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, आगे जो टॉपिक आप शुरू कर रहे हो उसमें आपकी हेल्प करेंगे सारी की सारी चीजें। सो जो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट वेट्स। क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इनके बारे में बात करनी है आपको। इस सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो यूनिट वेट्स होते हैं उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट वेट्स, क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट वेट्स, इनके बारे में आपको बात करनी है नेक्स्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट वेट्स ऑफ द सॉइल। देखो चलो नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट वेट आपको बात करनी है। जैसे फर्स्ट आपके पास में आया, फर्स्ट आएगा आपका फर्स्ट, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यूनिट वेट ऑफ, so the first I am going to discuss is unit weight of water, unit weight of water। इस यूनिट वेट ऑफ वाटर को मैं आपके साथ में रिप्रेजेंट करूंगा कैसे, गामा डब्ल्यू से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। इनफैक्ट इसके बारे में तो अभी हमने देख लिया था ना। क्या लिखोगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, बताओ जरा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला होगा यूनिट वेट ऑफ वाटर के लिए? फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। कैसे लिखोगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ water, that will be equal to the weight of water to the volume of the water। So gamma w will be equal to weight of water upon volume of water। ये आपके पास में फर्स्ट फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू तो अभी आपको बताइए, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। क्लियर? ये फर्स्ट टाइप का आपने यूनिट वेट डिस्कस करा। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी, ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो बिल्कुल सिंपल था एकदम ना। चलो आगे देखते हैं ना। अब सेकंड टाइप के यूनिट वेट के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ यूनिट वेट। सेकंड है आपके पास में यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, ये सेकंड है। किसको रिप्रेजेंट करोगे आप कैसे, गामा एस, गामा एस से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, ये सेकंड है। बोलो फॉर्मूला क्या रहेगा। अच्छा मैं यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लिख रहा हूँ, तो मैं कौन से सॉलिड की बात कर रहा हूँ ये तो बताओ। मैंने यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लिखा है, मैं कौन से सॉलिड की बात कर रहा हूँ, मैंने कौन से सॉलिड की बात की है, सॉइल के सॉलिड्स, यस करेक्ट। जो सॉइल के सॉलिड्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सॉइल के सॉलिड्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉइल के सॉलिड्स की, यस। सो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बोलने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे सॉइल के सॉलिड की बात कर रहे हो, जो सॉइल के सॉलिड्स हैं, जो सॉइल के अंदर सॉलिड पार्टिकल है। कैसे लिखोगे बताओ, इनका यूनिट वेट कैसे लिखोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, क्या फॉर्मूला रहेगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बोलो। वेट ऑफ द सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, यस। फॉर्मूला होगा आपके पास में वेट
ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, सो वी एस कैन बी गामा एस, गामा एस, गामा एस कैन बी रिटन एज वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ये आपके पास में सेकंड आ जाएगा। ये सेकंड तरह का यूनिट वेट आपने डिस्कस करा है यहाँ पे। सो दैट विल बी वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत, कोई किस तरह का प्रॉब्लम? ओके, अब थर्ड देखिएगा जरा। अब थर्ड समझो, थर्ड थर्ड अब मैं आपको तीन तरह के यूनिट वेट जो है, तीन तरह के यूनिट वेट है मैं आपको एक साथ बताऊंगा। ये तो दो अलग अलग थे, अब तीन तरह के यूनिट वेट आपके आने वाले हैं जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। देखो क्या क्या है। फर्स्ट होगा, हाँ थर्ड होगा आपके पास में, थर्ड होगा आपके पास में क्या, बल्क यूनिट वेट, दैट विल बी बल्क। थर्ड क्या होगा आपके पास में, द थर्ड टाइप ऑफ द यूनिट वेट विल बी व्हाट, थर्ड होगा आपके पास में क्या, यूनिट वेट ऑफ द, थर्ड होगा बल्क यूनिट, यस बल्क यूनिट वेट। थर्ड वन विल बी व्हाट, बल्क यूनिट वेट होगा, दैट विल बी बल्क यूनिट वेट। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आपके पास में फोर्थ होगा, फोर्थ होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड। अब तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ देखना इनको तीनों को ना, सैचुरेटेड यूनिट वेट। एंड द फिफ्थ विल बी ड्राई यूनिट वेट, फिफ्थ वन विल बी ड्राई यूनिट वेट। क्लियर है? अब इनके सिंबल देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इनको। आपने देखा कि गामा एस से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स को। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। बल्क यूनिट वेट को आप रिप्रेजेंट करोगे कैसे, गामा बी से, गामा बी। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे गामा सेट लिख के, गामा सेट। और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कैसे, गामा डी लिख के, गामा डी लिख के। समझो अब बात को जरा, एक साथ सुनना तीनों को। हाँ, सपोज करो कि मैंने कोई सॉइल मास उठाई, मैंने कोई सॉइल मास उठाई, मेरे पास कोई सॉइल का सैंपल आया। ऐसे मान लो कि मेरे पास क्या है, फील्ड में से कोई सॉइल का सैंपल आता है, या मैंने कोई सॉइल का सैंपल उठाया कहीं से भी, कुछ भी, वॉट एवर इज द केस, हमारे पास कोई सॉइल का सैंपल होना चाहिए। अब जो मेरे पास में सैंपल आया या जो भी मैंने सॉइल कंसीडर करी, उस सॉइल सैंपल की कुछ ना कुछ एक एग्जिस्टिंग स्टेट रही होगी, जिस स्टेट में वो था। जब सैंपल आपको मिला तो वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहा होगा ना। स्टेट बोलने का मतलब क्या है, मे बी दैट सैंपल इज इन द ड्राई कंडीशन, मे बी दैट सैंपल इज इन द सैचुरेटेड कंडीशन, एंड मे बी दैट सैंपल इज इन द पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता कौन सी कंडीशन थी, बट कुछ ना कुछ उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन तो रही होगी ना। आपके पास सैंपल आया, आपके पास सैंपल आया, वो सैंपल जब आपके पास में आया तो वो किसी ना किसी स्टेट में रहा होगा ना। हो सकता है सैचुरेटेड में रहा हो सकता है ड्राई में रहा हो सकता है पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में रहा हो। सो जिस भी कंडीशन में वो था इनिशियली, जो जब वो आपके पास में आया, उस कंडीशन को आप क्या कहोगे, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशन कहोगे। यू विल कॉल इट एज द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ दैट सैंपल। उस सैंपल की वो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, उस सैंपल की वो क्या थी, एग्जिस्टिंग कंडीशन थी। कुछ भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, सैचुरेटेड हो, ड्राई हो, पार्शियली सैचुरेटेड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब समझना बात को, सॉइल का यूनिट वेट, सॉइल का वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सॉइल का वेट पर यूनिट वॉल्यूम इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन, इन इट्स एग्जिस्टिंग कंडीशन। अब वो एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दैट मे बी ड्राई, दैट मे बी सैचुरेटेड, दैट मे बी पार्शियली सैचुरेटेड। जिस भी कंडीशन में सैंपल आया उसी कंडीशन में उसका वेट नोट करो, उसी कंडीशन में उसका वॉल्यूम नोट करो, डिवाइड करवा लो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये बल्क यूनिट वेट की वैल्यू, आपको मिलेगी बल्क यूनिट वेट की वैल्यू। बोलो आया नहीं आया समझ में? सो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल, दैट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल मास। जैसी भी कंडीशन रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वेट सैचुरेटेड हो, ड्राई हो, पार्शियली सैचुरेटेड हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। Ratio of the total weight of the soil to the total volume of the soil in its existing condition will be called as the bulk unit weight will be called as the bulk unit weight of the soil mass। उसको क्या बोलोगे, बल्क यूनिट वेट बोलोगे। बोलो आया नहीं आया समझ में? ये चीज क्लियर हुई? एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी रही हो, हमें उसे कोई मतलब नहीं है, बस उसका टोटल वेट नोट करो, उसका टोटल वॉल्यूम नोट करो, डिवाइड करवा लो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बल्क यूनिट वेट की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में?
सब लोग कंफर्म करो एक बारी। सो ये सबको क्लियर है, अब समझो डिफरेंस, अब बात समझो आगे नेक्स्ट। सो मैंने बल्क यूनिट वेट आपको बता दिया कि कुछ भी कंडीशन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, उसका वेट उठाना है, उसका वॉल्यूम उठाना है, डिवाइड करवाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में। सपोज करो जो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी सैंपल की, मैंने पहले केस में क्या बोला था, बल्क वाले में कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में मैंने क्या बोला कि सर अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन उसकी सैचुरेटेड है, अगर सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन सैचुरेटेड है, तो उस सैचुरेटेड कंडीशन में उसका टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ना, उसको क्या बोलोगे आप, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलोगे। उसको क्या बोलोगे आप, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलोगे। यानी कि द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ द सॉइल मास, या फिर इफ द सॉइल इज सैचुरेटेड, अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो उस सैचुरेटेड कंडीशन में उसका टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या कहलाता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहलाता है। डिफरेंस आया दोनों में समझ में। बल्क वाले में हमने क्या करा था, हमने कंडीशन को फिक्स नहीं करा। बल्क यूनिट वेट वाले में मैंने कंडीशन को फिक्स नहीं करा था, कुछ भी कंडीशन हो सकती थी। बट सैचुरेटेड वाले में मैंने क्या कर दिया, मैंने कंडीशन को फिक्स कर दिया है दैट द एग्जिस्टिंग कंडीशन शुड बी सैचुरेटेड, दैट द एग्जिस्टिंग कंडीशन शुड बी सैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड कंडीशन में उसका टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम निकल कर आएगा, दैट यू विल कॉल इट एज द सैचुरेटेड यूनिट वेट। उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलोगे। बताओगे दोनों पॉइंट समझ में आए या नहीं। फर्स्ट में कोई कंडीशन आपने फिक्स नहीं कर रखी, दूसरे में आपने कंडीशन को फिक्स कर दिया दैट सैचुरेटेड यूनिट वेट इज डिफाइंड व्हेन द कंडीशन इज सैचुरेटेड। जिस समय पे सॉइल की कंडीशन सैचुरेटेड है उस समय पे आप सैचुरेटेड यूनिट वेट को डिफाइन करोगे। बताइए क्लियर है नहीं है। क्लियर हो गया, ओके। अब एक पॉइंट आता है, समझो बात। अब अगर सपोज करो, अब अगर सपोज करो मैंने आपको ये बोल दिया, मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, सॉइल की जो एग्जिस्ट, मैंने आपको बताया पहले तो कि एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी रही हो, ड्राई हो, सैचुरेटेड हो, पार्शियली सैचुरेटेड हो, उसका टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम का रेशियो उसकी बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट कहलाता है उसका। सैचुरेटेड वाले के लिए मैंने ये डिफाइन कर दिया दैट द एग्जिस्टिंग कंडीशन शुड बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंडीशन में जो वेट होगा, यूनिट वेट होगा, उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलोगे। बट अगर सपोज करो मैं आपको ये बोल दूं कि भाई हमारी सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन सैचुरेटेड थी, हमारी सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी थी, सैचुरेटेड थी, तो उस समय जो आप उसका यूनिट वेट पता कर रहे हो, उस समय आप जो उसका यूनिट वेट पता कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे। मैंने आपको ये बोला कि भाई आपकी सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड है, तो जो यूनिट वेट आपने पता करा उसको आप क्या बोलोगे। सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड है, तो जो यूनिट वेट आप पता कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलोगे। ठीक है, आप उसको क्या बोलोगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलोगे। बट आप एक बात ये भी तो बताओ, आप एक बात ये भी तो बताओ, आपने कहा कि ठीक है वो सैचुरेटेड हो गया, वो बल्क यूनिट वेट भी तो है, वो बल्क यूनिट वेट भी तो होगा। बल्क यूनिट वेट में आपने ये बात थोड़ी करी थी कि भाई कंडीशन फिक्स होनी चाहिए। यस बिल्कुल ये पॉइंट है कि दैट विल बी इक्वल टू द बल्क यूनिट वेट। वो किसके बराबर होगा, वो बल्क यूनिट वेट के ही बराबर होगा। आया समझ में, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, कि अगर सॉइल सैचुरेटेड थी तो उस कंडीशन में उसका यूनिट वेट जो होगा वो सैचुरेटेड यूनिट वेट आप बोलोगे, लेकिन दैट विल बी इक्वल टू बल्क यूनिट वेट एज वेल, वो बल्क यूनिट वेट के ही बराबर निकल कर आएगा। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके पास क्या बनता है कि if the existing condition of the soil mass is saturated, if the existing condition of the soil mass is saturated, then its bulk unit weight will be equal to saturated unit weight। उसका bulk unit weight किसके बराबर बन जाएगा, उसके saturated unit weight के बराबर ही बन जाएगा। बोलो ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए। यस वही मैं बता रहा हूँ कि अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन सैचुरेटेड है देन इन दैट कंडीशन उसका बल्क यूनिट वेट किसके बराबर आएगा, निकल के सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर ही निकल कर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ, चलिए गुड। सो दो यूनिट वेट आपने डिफाइन कर दिए। अब अगर दूसरा आपको समझ में आ गया ना, तो ड्राई वाले में तो कुछ बचता ही नहीं है, ड्राई में तो कुछ बचता ही नहीं है। यहाँ पे क्या कर दो, दैट इज द ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, दैट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। किस कंडीशन में, बोल दो किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। बिल्कुल उसको क्या बोलोगे आप, ड्राई यूनिट वेट बोल दो। आया समझ में। सो द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल व्हेन द सॉइल इज प्रेजेंट इन द ड्राई कंडीशन। अगर आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट है तो
उसको हम क्या बोलते हैं, दैट यू विल कॉल इट एज अ ड्राई यूनिट वेट, उसको आप क्या बोलोगे, ड्राई यूनिट वेट बोलोगे। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया कि द रेशियो द टोटल वेट ऑफ द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल व्हेन द सॉइल इज प्रेजेंट इन द ड्राई कंडीशन, उसको आप क्या बोलोगे, ड्राई यूनिट वेट कहोगे। बट ये बताओ, अगर सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई थी, अगर सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई थी, तो उस केस में क्या उसका ड्राई यूनिट वेट उसके बल्क यूनिट वेट के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? आया समझ में सबको? बस यही आपको पॉइंट समझने थे, यही पॉइंट समझना था कि ड्राई यूनिट वेट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इन द ड्राई कंडीशन, इन द ड्राई कंडीशन, सिंपल। ड्राई कंडीशन में है तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या कहलाएगा, उसका ड्राई यूनिट वेट कहलाएगा। लेकिन इफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल मास इज ड्राई, अगर सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राई थी, सर तो बल्क निकालते क्यों हैं, बल्क क्यों निकालते हैं, क्योंकि सॉइल आपकी हमेशा, क्योंकि सॉइल आपकी हमेशा ना ही कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगी, ना ही सॉइल आपकी हमेशा कंप्लीटली ड्राई रहेगी, वो पार्शियली सैचुरेटेड में तो रहेगी ना। एक और कंडीशन भी तो होती है ना, पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड में आप गामा सैचुरेटेड भी यूज नहीं कर सकते, आप गामा ड्राई भी यूज नहीं करते, तो किसको ऑब्वियसली आपको यूज करना पड़ेगा, आपको गामा बल्क को ही तो यूज करना पड़ेगा ना, इसलिए निकालते हैं। आपने यहाँ पे तो बोल दिया कि ठीक है, अगर सैचुरेटेड है तो तो बल्क वाला सैचुरेटेड के बराबर हो गया, अगर ड्राई थी तो बल्क वाला ड्राई के बराबर हो गया। लेकिन हमेशा सॉइल आपकी ना तो पूरी तरह ड्राई रहेगी, ना पूरी तरह सैचुरेटेड रहेगी, वो पार्शियली सैचुरेटेड भी तो रहेगी ना। तो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में आप कौन सा यूनिट वेट लगाओगे, गामा बल्क ही लगाओगे ना। बोलो। हाँ, सो क्लियर हुआ। सो यहाँ से तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए कि भाई क्या मतलब है, ड्राई वाला क्लियर हुआ। अगर हाँ, यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है आपके पास में, इफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल इज ड्राई देन इट्स बल्क यूनिट वेट विल बी इक्वल टू द ड्राई यूनिट वेट, तो उसका बल्क यूनिट वेट किसके बराबर निकल कर आएगा, उसके ड्राई यूनिट वेट के बराबर ही निकल कर आएगा। ये आपको यहाँ से पॉइंट समझ में आता है। बताओ एक बार जरा, तीनों में कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर अपना आगे बात करते हैं। तो सर बल्क तो हम वेट इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, तो वॉल्यूम इन दैट कंडीशन डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल वॉल्यूम इन दैट कंडीशन डिफाइन करेंगे। अब वॉल्यूम सेम निकल कर आएगी, वॉल्यूम सेम ही निकल कर आएगी। अभी देखो कैसे, वो मैं खुद बताऊंगा आपको। आप चाहे वॉल्यूम किसी भी कंडीशन में डिफाइन कर लो, वॉल्यूम पे चेंज नहीं आने वाला है, वॉल्यूम पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वॉल्यूम पे चेंज नहीं आएगा आपका। वॉल्यूम पे चेंज आ सकता है अगर आपकी सॉइल सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाए, बट इन नॉर्मल सैचुरेशन कंडीशंस कोई किस तरह का चेंज नहीं आता है वॉल्यूम में। सुपर सैचुरेशन कंडीशन में चेंज आएगा, अभी वो डिस्कस करेंगे हम आगे। वॉल्यूम का भी चेंज हो सकता है, बट दैट चेंज विल बी इन द सुपर सैचुरेशन कंडीशन। वो टॉपिक आपका आगे आएगा, सुपर सैचुरेशन वाला। ठीक है, सो जरा एक पहले आप नोट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखिए जरा, एक पॉइंट लिखवाना है आपको। लिखो, इफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल इज, लिखो इफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल इज, एक पॉइंट लिखो जरा, इफ द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल इज ड्राई, if the existing condition of the soil is dry, if the existing condition of the soil is dry, then its bulk unit weight, then its bulk unit weight will be equal to, then its bulk unit weight will be equal to dry unit weight, then its bulk unit weight will be equal to dry unit weight, then its bulk unit weight will be equal to dry unit weight, then its bulk unit weight will be equal to dry unit weight। नोट कर लिया सबने? then its bulk unit weight will be equal to dry unit weight, लिख लिया सबने? ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? आगे लिखो, आगे लिखो, and if the existing condition, आगे लिखो, and if the existing condition, and if the existing condition, and if the existing condition, and if the existing condition of the soil is, and if the existing condition of the soil is, and if the existing condition of the soil is saturated, and if the existing condition of the soil is saturated,
and if the existing condition of the soil is saturated, then the bulk unit weight 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 will be equal to then the bulk unit weight will be equal to then the bulk unit weight will be equal to saturated unit weight. Then the bulk unit weight will be equal to saturated unit weight. Then the bulk unit weight will be equal to the saturated unit weight. जो bulk unit weight होगा वो किसके बराबर होगा? That will be equal to the saturated unit weight. वो saturated unit weight के ही बराबर निकल कर आएगा. So ये सबको पॉइंट क्लियर है? ओके, सो सबको यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब मैं कुछ आपको पॉइंट बता रहा हूँ. तो ये दोनों पॉइंट तो आपने लिख लिए हैं, है ना? देखो अब जरा नेक्स्ट, अब थोड़ा सा वैसे बात कर लेते हैं फॉर्मूले वाइज. ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अब थोड़ा फॉर्मूले वाइज बात करते हैं. देखो जरा, सो तीनों आपको क्लियर हो गए हैं. सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है क्या? मुझे यहाँ पे लिखना है गामा बल्क. गामा बल्क का मतलब आप जानते हो क्या मीनिंग होता है? बल्क यूनिट वेट. गामा बल्क मतलब बल्क यूनिट वेट होता है. कैसे लिखोगे? टोटल वेट ऑफ soil, total weight of the soil, total weight of the soil divided by total volume of soil, total weight of the soil divided by the total volume of the soil. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग कंडीशन में है. क्लियर है? ये किसमें है? एग्जिस्टिंग कंडीशन में है. चलो अब जरा बताओ लिख के, टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. जैसी भी उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या आप उसका, लेट अस सपोज सॉइल की एग्जिस्टिंग कंडीशन कुछ भी हो सकती है. पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है. तो जैसे भी कंडीशन होगी वैसे ही कंडीशन में क्या आप उसका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो. तीनों कंडीशन में क्या आप उसका टोटल वेट एंड टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो. आपको पता है कि भाई किसी भी कंडीशन में टोटल वेट कैसे लिखते हैं सॉइल का एंड टोटल वॉल्यूम कैसे लिखते हैं किसी भी कंडीशन में. ये पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी अलग से सेपरेटली करवाया था कि भाई सॉइल की कंडीशन ड्राई है, ड्राई कंडीशन में टोटल वेट कैसे लिखोगे. सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में कैसे लिखोगे टोटल वेट. पार्शियली सैचुरेटेड है, पार्शियली सैचुरेटेड में टोटल वेट कैसे लिखोगे. पॉइंट तो आपको ऑलरेडी अलग से करवाया था ना. ठीक है, तो इन एवरी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आपके पास में अगर रहेगी तो किसी भी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उसका टोटल वेट लिख सकते हो, उसका टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो. कोई उसमें किसी तरह की डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई किस तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एग्जिस्टिंग कंडीशन में जैसा भी है उस कंडीशन में आप उसका टोटल वेट एंड टोटल वॉल्यूम बहुत आराम से लिख लोगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, है ना. आराम से लिख दोगे आप उसको. ठीक है, सो मैं उसको अब मैथमेटिकली यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा, अगला कंडीशन में क्या वेट होते हैं, क्या वॉल्यूम होता है, वो आपको सेपरेटली दिखाया हुआ है. अब एक बात समझना आराम से, आप देखो जरा, बताने का मीनिंग क्या है उसको समझो. मैंने यहाँ पे क्या बोला, ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट. इसको बल्क यूनिट वेट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? बल्क यूनिट वेट बोलते हैं. वी विल कॉल इट एज द बल्क यूनिट वेट. इसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट. ठीक है, अब नेक्स्ट समझो. बल्क यूनिट वेट आपने डिफाइन कर दिया. आपने क्या बोला? टोटल वेट ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. क्या मैं सेम इसी तरह से एक और पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूँ, गामा, सॉरी एक और पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूँ. वो पैरामीटर क्या है? रो बी. दैट इज, इसको क्या बोलोगे आप ये बताओ. रो बी को क्या बोलोगे? रो बी को क्या कहोगे आप? बल्क डेंसिटी. बिल्कुल. इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे बल्क डेंसिटी. इसको आप बोलोगे बल्क डेंसिटी. इसको आप क्या बोलोगे? बल्क डेंसिटी बोलोगे. सो जिस तरह से आपका बल्क यूनिट वेट होता है ना, जिस तरह से आपका बल्क यूनिट वेट होता है, इन द सिमिलर वे आपके पास में क्या होता है? बल्क डेंसिटी होता है. इन द सिमिलर वे आपके पास होता है बल्क डेंसिटी. जैसे बल्क यूनिट वेट है, इसी तरह से बल्क डेंसिटी होता है. अब मुझे कोई बता सकता है कि बल्क यूनिट वेट में एंड बल्क डेंसिटी में सिर्फ किस चीज का फर्क रहेगा, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस आएगा दोनों में?
टोटल मास ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है किसी भी तरह का। यहां पर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, टोटल मास ऑफ soil, that will be total mass of the soil, that will be total mass of the soil divided by total volume of soil। बोलो क्लियर है नहीं है, आया समझ में? सो अगर आप बल्क डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हो ना तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। बट यहाँ पर ये भी तो बताओ कि सर बल्क डेंसिटी को अगर डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बाहर। बाहर क्या लिखोगे, किस कंडीशन में है? अगर डेंसिटी बोल रहा हूँ बल्क डेंसिटी, तो किस कंडीशन में है? कंडीशन कैसी है, एग्जिस्टिंग कंडीशन है, यस, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो मुझे ये बताओ, क्या दोनों में भी दोनों के दोनों फॉर्मूले आपने देख लिए? आपने बल्क डेंसिटी भी देख लिया, आपने बल्क यूनिट वेट भी देख लिया, क्या किसी तरह का कोई फर्क आया सिर्फ एक चीज को छोड़ के? और वो क्या है? वो है जस्ट यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, वो डिफरेंस है जस्ट, वो डिफरेंस आपके पास में जस्ट क्या है, यहाँ पर आ गया वेट एंड यहाँ पर क्या आ गया, मास आ गया। बाकी और कोई फर्क नहीं है, बाकी और कोई किसी तरह का फर्क नहीं है। इसकी यूनिट क्या लिखोगे, इसकी यूनिट क्या लिखोगे, रोबी की यूनिट, इसकी यूनिट क्या लिखोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड इसकी यूनिट क्या लिखोगे, गामा बी की, गामा बी की यूनिट क्या लिखोगे, बोलो, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बस किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और कोई फर्क नहीं है किसी तरह का। मास, क्वेश्चन में मास दे रखा है, वेट दे रखा है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्वेश्चन में मास दिया है, वेट दिया है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मास की यूनिट तो बताओ, यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम या फिर ग्राम देगा आपको, किलोग्राम या फिर ग्राम। और क्वेश्चन में वेट दे रखा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन लिखेंगे या फिर किलो न्यूटन लिखेंगे। तो हर एक छोटे से छोटा पॉइंट पकड़ के चल रहे हैं, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये आता है समझ में, तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेना। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ आपसे, एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए। एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका रो बी वाला, है ना? जो भी डाटा दे रखा है आपको, जो भी डाटा आपको दे रखा है, आपको मास दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या अप्लाई करोगे आप, ये वाला रो बी यूज करोगे। क्या यूज करोगे, रो बी यूज करोगे कब, अगर आपको मास दे रखा है तो। अगर आपको वेट दे रखा है, अगर आपको वेट दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, ये वाला गामा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वो चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, है ना? अगर मास दे रखा है तो रो वाला यूज करोगे फॉर्मूला, डेंसिटी वाला। एंड अगर एंड अगर एंड अगर दे रखा है, वेट दे रखा है, तो गामा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, गामा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चीजें क्लियर है बिल्कुल ना? अब देखो, आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हो। आप देखोगे ना, अगर एक चीज ऑब्जर्व करके, तो ये जो गामा वाला फॉर्मूला है वो खुद से खुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रो वाले फॉर्मूले में, और वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। किसी में भी आप वैल्यू उठा के रख लो, आप चाहे मास के टर्म्स में वैल्यू रखो, डेंसिटी के टर्म्स में, चाहे आप वेट के टर्म्स में या फिर गामा के टर्म्स में वैल्यू रखो, आपके आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? बट यूनिट मैच करवाना जरूर, ऐसे नहीं कि यूज तो कर रहे हो गामा वाला फॉर्मूला और वहां पे मास डाल दिया आपने, वो तो गलत हो जाएगा। या फिर आप यूज तो कर रहे हो डेंसिटी वाला फॉर्मूला, वहां पे वेट डाल दिया आपने, वो तो गलत हो जाएगा। अगर वेट वाला यूज कर रहे हो तो गामा यूज करो, मास वाला यूज कर रहे हो तो रो यूज करो। अदरवाइज कोई फर्क नहीं आएगा, वैल्यूज में, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे? देखो, मैं उठा रहा हूँ यहाँ से गामा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, सपोज करो मैंने गामा बी लिखा, गामा बी लिखा मैंने, डब्ल्यू टी अपॉन वी टी लिख दिया, इसको डब्ल्यू टी अपॉन वी टी लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, गामा लिखा है यहाँ पे, गामा को क्या लिख सकते हो आप, गामा को क्या लिख सकते हो, गामा बी को क्या लिखोगे, बोलो, गामा बी को क्या लिख सकते हैं,
गामा बी का एक और रिलेशन बताया था ना अभी आपको, क्या लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म्स में, क्या लिख सकते हैं गामा को, यस रो इंटू जी। इसको आप लिख सकते हो रो, इसको आप लिख सकते हो रो इंटू बी इंटू जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टी को क्या लिखोगे, डब्ल्यू टी को क्या लिखोगे, डब्ल्यू टी को मास टोटल इंटू जी, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा वॉल्यूम, डिवाइड में होगा क्या वॉल्यूम। अब देखो जरा, ये जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जी से जी क्या हो गया कैंसिल होगा, बचा क्या, रो बी इज इक्वल टू एम टी मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय द वी टी। अब ये चेक कर लो क्या दोनों रिलेटेड है या नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा क्या वैल्यूज पे, क्योंकि अगर आपने गामा यूज कर रखा है तो आप जी से मल्टीप्लाई कर रखे हो ऑलरेडी दोनों तरफ पे, अगर आपने रो यूज कर रखा है तो उसमें आपने जी से मल्टीप्लाई नहीं कर रखी है। तो क्या है, मास वाला यूज करोगे तो डेंसिटी यूज करना, वेट यूज करोगे तो गामा यूज करना, वैल्यूज के अकॉर्डिंगली पुट करोगे। ऐसा मत करना कि गामा वाले फॉर्मूले में मास डाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, या फिर डेंसिटी वाले फॉर्मूले में वेट डाल दिया। देखा आपने कि मैंने गामा वाले फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो गया आपका किस में, कन्वर्ट हो गया ना इसमें, रो वाले फॉर्मूले में, हो गया नहीं हो गया बोलो, कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया। तो आप यहाँ से भी देख रहे हो कि अगर मैं गामा यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या वेट यूज करना पड़ेगा, अगर मैंने मास यूज कर लिया तो मुझे रो ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सारा यहाँ तक डिस्कशन जितना भी कर रहे थे। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, सो ये तो फर्स्ट टाइप का आपका यूनिट वेट हमने डिस्कस करा कि भाई इस तरह से चीजें हो सकती हैं, मतलब सॉइल में बेसिकली तीन डिस्कस कर रहे हैं ना एक साथ। तो एक हो गया उसमें से बल्क वाला, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरे के लिए रिलेशन लिखते हैं, दूसरे के लिए रिलेशन क्या लिखोगे आप, गामा सैचुरेटेड। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब देखो जरा, मैं यहाँ पे स्लैश करके क्या लिख रहा हूँ, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड यूनिट वेट लिख दिया ना, मैं यहाँ पे स्लैश करके लिख रहा हूँ रो सेट लिख रहा हूँ। रो सेट का मतलब क्या है, जिस तरह से आपने सैचुरेटेड यूनिट वेट डिफाइन करा है ना सैचुरेटेड कंडीशन के लिए, इसी तरह से आप सैचुरेटेड डेंसिटी भी तो डिफाइन कर सकते हो, सैचुरेटेड डेंसिटी दोनों डिफाइन कर सकते हैं। कोई फर्क आएगा क्या किसी तरह का, आपको पता है दोनों के दोनों की दोनों को अप्लाई कहाँ पे करना है। अगर मैं गामा सेट बोल रहा हूँ मतलब मैं वेट के टर्म में बात कर रहा हूँ, अगर मैं रो सेट बोल रहा हूँ मतलब मैं मास के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। बताइए ऐसे लिख सकते हैं ना हम, रो सेट और गामा सेट। अभी वहां पे प्रीवियस वाले में मैंने आपको बल्क वाले में दोनों को रिलेट करके दिखा दिया है कि कैसे कैसे लिखना है, दोनों को अलग अलग आप लिखना चाहो तो, है ना। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, गामा सेट क्या होगा, गामा सेट विल बी इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। कौन सी कंडीशन में, कंडीशन बता दीजिए, कंडीशन क्या रहेगी, कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में होता है, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में। अब बताओ जरा, एग्जिस्टिंग कंडीशन सेट नहीं, एग्जिस्टिंग कंडीशन सेट होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर वैसे भी आपकी सॉइल सैचुरेटेड है तो उसके लिए आप सैचुरेटेड यूनिट वेट तो डिफाइन करोगे ना। सॉइल आपकी अगर कहीं पे सैचुरेटेड है तो उसके लिए कौन सा यूनिट वेट आप डिफाइन करोगे, सैचुरेटेड ही तो डिफाइन करोगे ना। एग्जिस्टिंग है तो दोनों इक्वल हो गए, लेकिन अगर सैचुरेटेड है सॉइल मास तो उसके लिए गामा सेट ही यूज होगा आपका।
और वो ऑब्वियसली सैचुरेटेड है तो वो बल के इक्वल हो ही जाना है, आपका उसमें तो कोई डाउट है नहीं, वो बल के इक्वल ही तो हो रहा है वैसे भी, ठीक है। सो ये बताओ टोटल वेट बता दो सैचुरेटेड कंडीशन में कितना होता है, बोल दो टोटल वेट सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में टोटल वेट कितना होता है, टोटल वेट ऑफ द सॉइल इन द सैचुरेटेड कंडीशन क्या होता है, किसके बराबर होता है, बोलो किसके इक्वल होता है, टोटल वेट सैचुरेटेड में वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर, कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर लिखेंगे। टोटल वॉल्यूम बता दीजिए, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम सैचुरेटेड में, टोटल वॉल्यूम सैचुरेटेड में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस करेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्योंकि वहां पे एयर नहीं होगी, है ना, वहां पे एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी वहां पे ना। चलो तो ये क्लियर हो गया। अच्छा देखो मैंने जैसे यहाँ पे आपको गामा सेट लिख दिया, इसी तरह से रो सेट भी लिख सकते हैं, रो सेट, रो सेट के लिए बताओ जरा, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा इसको, कैसे लिखेंगे बताओ। रो सेट का मतलब क्या है, एम टी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में, सैचुरेटेड कंडीशन में, बोलो जरा टोटल मास कितना होगा सैचुरेटेड में, टोटल मास कितना होगा सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में टोटल मास एम डब्ल्यू होगा, सैचुरेटेड में टोटल मास कितना होगा, मास ऑफ द सॉलिड्स प्लस मास ऑफ वाटर होगा ना, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर हो गया, है ना। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा जितना ऊपर था, है ना, वॉल्यूम जितना ऊपर था उतना ही नीचे भी रहेगा, वी एस प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। चलो तो ये हो गया आपका ना, ये हो गया है। नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा आपके पास में कौन से वाला, गामा डी, गामा डी इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ड्राई यूनिट वेट, इसका नाम है ड्राई यूनिट वेट, इसका नाम ड्राई यूनिट वेट है। इसी के साइड में स्लैश करके लिख लो क्या, रो डी, मतलब ड्राई डेंसिटी, मतलब ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, गामा डी, गामा डी को क्या लिखोगे, टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में, कंडीशन कैसी रहेगी, कंडीशन ड्राई कंडीशन, यस कंडीशन होगी ड्राई कंडीशन में, कंडीशन होगा ड्राई, तो लिख दो जरा गामा डी क्या होगा, तो अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे मत लिखो, अलग से बता दीजिए, टोटल वेट किसके बराबर होगा ड्राई कंडीशन में, टोटल वेट ऑफ द सॉइल इन द ड्राई कंडीशन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द सॉलिड्स, यस करेक्ट है, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा बताओ, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो वैसे वॉइड का वॉल्यूम उसमें एयर के बराबर ही होगा, बट वैसे अगर लिखना चाहिए ऐसे कैसे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो यहाँ से गामा डी क्या बन गया आपके पास, गामा डी बन गया आपके पास में, गामा डी बन गया आपके पास में वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिख दो किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में, और कितना है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है आपको। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, आप रो डी भी लिख सकते हो, ये ड्राई डेंसिटी लिख सकते हो। कैसे, मास ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख सकते हो, मास ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम लिखोगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है? चलिए ये क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें यहाँ तक सब क्लियर है। देखो मैं यहाँ पे आपको बाद में बता रहा हूँ कि मतलब जो स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना आप, चाहे लेक्चर के बाद में ले लेना आराम से, या फिर आराम से जो रिकॉर्डिंग खत्म मतलब क्लास खत्म होने के बाद में नोट कर लेना इसको सारा ना। अभी समझ लो आराम से, जो भी नोट करोगे लिखने का जो भी पार्ट होगा वो आप बाद में कर लेना। जो कुछ स्टेटमेंट्स मुझे लिखवाने हैं आपको वो मैं लिखवाता चल रहा हूँ आपको साथ साथ। जो भी कुछ स्टेटमेंट जो मुझे लिखवाने हैं आपको वो मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ। जो भी आपका नोट करने का पार्ट है आप चाहे तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास के बाद में, ठीक है, मैं वेट कर लूंगा 5 मिनट, या फिर आप क्लास खत्म होने के बाद में नोट कर लेना ये जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब डेरिवेशन वगैरह जितना भी है। ठीक, स्क्रीनशॉट के लिए मैं 5 मिनट रुक जाऊंगा, या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद देख लेना आप, उसको नोट कर लेना फिर। बोलिए क्लियर है? ठीक है, बताइए कोई किस तरह का पॉइंट, अगर कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो। चलो यहाँ तक सब क्लियर है आपको ना, यहाँ तक का सब आपको क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का यूनिट वेट आता है आपके पास में, इंपॉर्टेंट है, समझना इसको आराम से अब। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द यूनिट वेट, क्या बोला आपने, कमेंट है कुछ, सेकंड चैट ओपन करता हूँ। सर मास ऑफ एयर, हाँ नेग्लेक्ट, बिल्कुल मास ऑफ एयर नेग्लेक्ट कर दिया है मीनाक्षी, मास ऑफ एयर तो नेग्लेक्ट ही कर रखा है ना। एयर का वेट भी नहीं कंसीडर करेंगे, मास भी नहीं कंसीडर करेंगे। नेग्लेक्ट मतलब जीरो नहीं होता है, बट एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड एज कंपेयर टू द वाटर बहुत कम होगा, इसीलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। वो कितना कम होगा उसके लिए मैं आपको एक वैल्यू भी बता दूंगा, जस्ट एक दो टॉपिक और होने दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप पढ़ लोगे ना, वहां पे मैं आपको उसकी वैल्यू भी बता दूंगा कि कितना कम होगा लगभग, तो इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर रखा है। बताइए क्लियर है? ठीक, ओके। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑफ द यूनिट वेट विल बी, नेक्स्ट है आपके पास में सबमर्ज यूनिट वेट। सिक्स हो गया ना, ये सिक्स है। सिक्स क्या होगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये है आपके पास में नेक्स्ट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको लिखो आप गामा सबमर्ज्ड, इसी के साइड में आप स्लैश करके लिख सकते हो क्या, रो सबमर्ज्ड, रो सबमर्ज्ड, या फिर आप क्या लिखोगे इसको, सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी। अब मैं दो तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना उनको आराम से। देखो क्या है, देखो क्या है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक। हाँ तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप समझो इसको आराम से, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यहाँ पे निकल के आएंगे अभी। देखो जैसे सपोज करो कि हमने क्या करा, हमने जनरल हम सॉइल की बात कर रहे हैं, आपके पास में एक मैं, देखो देखिए ये है कंडीशन, ये है आपका यहाँ पे ग्राउंड लेवल, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ये क्या है आपके पास में, ये है आपके पास में ग्राउंड, ये है ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, घास दिखा रखा है यहाँ पे, मतलब ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से नीचे क्या होगा, ग्राउंड लेवल से नीचे मान लीजिए एट अ पर्टिकुलर डेप्थ,
ग्राउंड लेवल से नीचे एट ए पर्टिकुलर डेप्थ आपको क्या दिखाई देगा, एट अ पर्टिकुलर डेप्थ ग्राउंड लेवल से नीचे आपको वाटर टेबल दिखाई देगी। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगी, ग्राउंड वाटर टेबल। यानी कि जहां पे आपको ग्राउंड के नीचे क्या दिखने लग जाएगा, वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये बोलो आप कि ग्राउंड लेवल के नीचे जाके वो पर्टिकुलर वाटर का लेवल जहां से नीचे के सारे वॉइड्स ग्राउंड वाटर से फिल हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल बेसिकली। ठीक है, इससे नीचे आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या मिलेगा, ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल मतलब बोलने का क्या है कि ग्राउंड वाटर टेबल बेसिकली ये वाटर का लेवल है। इससे नीचे का जितना भी पार्ट है, अभी देखो उसको बनाते हैं पूरा प्रॉपर्ली तभी समझ में आएगा। वो डायग्राम बनने दो आराम से ना। यहाँ पे क्या है, सॉइल है, ये सॉइल हो गया आपके पास ना, ये सॉइल हो गया। इधर क्या होंगे, सॉलिड्स भी होंगे, एंड यहाँ पे क्या है, वाटर है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है क्या, वाटर। क्लियर है, अब देखो समझना बात को आराम से। देखो ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल लेवल आपको दिखाया है। ग्राउंड वाटर टेबल लेवल बोलने का मतलब क्या है कि देखो आपको पता होगा, अभी ये टॉपिक आप आगे डिस्कस करते हो बहुत डिटेलिंग में। इनफैक्ट इसको हम इन्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं कि ग्राउंड वाटर होता है आपका ग्राउंड से नीचे किस किस पर्टिकुलर डेप्थ पे कैसे कैसे वाटर की अवेलेबिलिटी है। इस बेसिस पे हमने ग्राउंड के नीचे जो अर्थ का सर्फेस है उसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर रखा है आपका। एक तो जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज होता है, एक होता है जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर होता है। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेलिंग में नहीं लेके जाऊंगा उस पार्ट में, क्योंकि वो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत डिटेलिंग में डिस्कस करता है। बट हाँ जितनी रिक्वायरमेंट है वो बता दूंगा आपको मैं यहाँ पे। देखो क्या होगा, ग्राउंड के नीचे पानी किस किस डेप्थ पे कैसे कैसे अवेलेबल है, इस बेसिस पे हमने ग्राउंड के नीचे जो सरफेस है ना अर्थ का, ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट है अर्थ का, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या हुआ, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर हुआ, दूसरा हुआ जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज हुआ। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर को जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर को भी हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक तो होता है आपका कि एक होता है आपका जोन ऑफ सैचुरेशन, एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन और दूसरा होता है जोन ऑफ एरिएशन होता है। एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन होता है, दूसरा होता है जोन ऑफ एरिएशन होता है। जोन ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है कि वो पार्ट ग्राउंड के नीचे, जोन ऑफ सैचुरेशन का मतलब ग्राउंड के नीचे का वो पार्ट जहां तक की पूरी सॉइल सैचुरेटेड है, जहां तक की पूरी सॉइल सैचुरेटेड है विद द ग्राउंड वाटर, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या बोलते हो, जोन ऑफ सैचुरेशन बोलते हो। यानी कि ग्राउंड के नीचे तक की वो डेप्थ जहां तक की पूरी सॉइल सैचुरेटेड है फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। एंड जहां से आपको वो जोन मिलना शुरू होता है उसको आप क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल बोलते हो। यानी कि इस ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की जितनी भी सॉइल है ना, वो पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, उसमें पूरे के पूरे वॉइड्स फिल्ड है फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर कौन सा होता है, अब आप पूछोगे सर ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर कौन सा होता है। ग्राउंड वाटर बोलने का मतलब है आपका कि जैसे यहाँ पे रेन हुई, जैसे सपोज यहाँ पे क्या हुआ, रेन हुआ, यहाँ पे आपका रेन हुआ ना, रेन हो गया, क्या होगा आपका कुछ पर्टिकुलर वाटर तो क्या करेगा, इस ग्राउंड के सरफेस पे ही मूव करेगा इन दी फॉर्म ऑफ द रन ऑफ, रन ऑफ के फॉर्म में। कुछ पर्टिकुलर वाटर तो क्या होगा, ग्राउंड के सरफेस पे ही मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ द रन ऑफ, रन ऑफ के फॉर्म में। अब ये बहुत क्लियरली समझना आप ना, इसके फॉर्म में, रन ऑफ के फॉर्म में, इसको मैंने आर लिख दिया। कुछ पर्टिकुलर वाटर क्या होगा, यहां से अंदर ग्राउंड के सरफेस के ऊपर, ग्राउंड के नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। एंड पेनिट्रेट करने के बाद वो नीचे फ्लो करेगा, एंड नीचे तक फ्लो करने के बाद वो किस में जाके मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। जिससे आपका ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। क्लियर है। सो देखो समझो बात को, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये ग्राउंड वाटर टेबल लेवल है। ये मुझे बताओ कि ये जो सॉइल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की जो सॉइल है, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की जो सॉइल है आपकी प्रेजेंट, मैंने अभी बताया कि ये वाली सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की पूरी सॉइल है, ये क्या है, पूरी की पूरी सैचुरेटेड रहेगी। दैट विल बी इन द कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपको ग्राउंड वाटर मिलना शुरू हो गया। तो पूरी की पूरी सॉइल सैचुरेटेड रहेगी फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, मतलब जितने भी वॉइड है ना इस नीचे की सॉइल के, वो सारे के सारे फिल्ड रहेंगे किससे, वाटर से। तो मतलब मुझे ये बताओ, इस वाले पार्ट में जो सॉइल है, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की जो सॉइल है, इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा, 1 रहेगा। बिल्कुल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा यहाँ पे, इस वाले पार्ट में रहेगा 1। इस पार्ट में आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, 1 होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 1। अब समझो बात को समझो। अभी आपको बताया कि ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की जो सॉइल है,
उस सॉइल के अंदर सारे के सारे वॉइड्स फिल्ड रहेंगे किससे? वाटर से। मतलब देयर इज नो एयर। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे आपको इस वाले पार्ट में कोई किस तरह की एयर नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी सॉइल फिल्ड है, वॉइड्स फिल्ड है किससे? फ्रॉम द वाटर, वाटर से फिल्ड है। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपने बोल दिया सर 1 हो गया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो गया? 1 हो गया। तो यानी कि मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकता हूँ कि सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल, वो सॉइल जो कि ग्राउंड वाटर टेबल के लेवल से नीचे प्रेजेंट है, कि वो सॉइल आपको पूरी तरह से सैचुरेटेड कंडीशन में दिखाई देगी। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? सॉइल बिलो दी ग्राउंड वाटर टेबल लेवल, जो सॉइल आपकी ग्राउंड वाटर टेबल से लेवल से नीचे प्रेजेंट है, जो सॉइल आपकी ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के नीचे प्रेजेंट है, क्या वो आपको पूरी तरह से कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में दिखाई देगी? ये स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इन दैट पार्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू 1। इन दैट पार्ट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा आपका? 1 रहेगा। ये समझ में आया? अब आगे डिस्कस करते हैं। एक कंडीशन होती है आपकी सबमर्ज्ड कंडीशन। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमर्ज्ड? सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा होना। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ होना, ये मतलब होता है सबमर्ज कंडीशन का। अब मुझे ये भी तो बताओ, इस ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे की जो सॉइल है ना, क्या ये पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई है क्या? बोलो, क्या इस पार्ट की पूरी सॉइल पानी के अंदर डूबी हुई है क्या पूरी तरह से? पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई है। आ, कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं। कैसे आप बताएंगे जरा थोड़ा सा कि नो कैसे? देखो, इसके ऊपर तो आपको क्या मिलना शुरू हो गया? यहाँ से आपको वाटर मिलना शुरू हो गया है। यहाँ से आपको वाटर मिलना शुरू हो गया, तो इससे नीचे की जो सॉइल है, ये तो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है या नहीं डूबी हुई है? ये तो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है ना? बोलो, ये पानी में डूबी हुई है क्या पूरी तरह से सॉइल? बताइए, बताओ एक बार सब लोग। तो ये क्या है आपका? ग्राउंड वाटर टेबल। दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल। ये है आपका ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल है। ग्राउंड लेवल पे पहुंचा आपने इसलिए नो बोला। ग्राउंड नहीं, मैंने ग्राउंड लेवल के नीचे पूछा है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल से मतलब ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे, सॉरी, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे पूछा है मैंने। ओके, सो सबको समझ में आ रहा है कि मतलब ग्राउंड वाटर टेबल से आपके नीचे की जितनी भी सॉइल है, वो सॉइल किस में रहेगी? जब यहाँ से वो पूरी तरह से सबमर्ज कंडीशन में। अब यहाँ से दो स्टेटमेंट आपके कंक्लूड होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, बताना सही है गलत है। द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल इज 100% सैचुरेटेड। यस, बिल्कुल, इज 100% सैचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, सॉइल आपकी पूरी तरह से सबमर्ज्ड है। पूरी तरह से आपकी क्या है? सॉइल सबमर्ज्ड है। आपकी सॉइल पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, मुझे ये बताओ, द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड एज वेल एज इन द फुली सैचुरेटेड कंडीशन। दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं है? बोलो, जो सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे प्रेजेंट है, वो आपकी पूरी तरह से सबमर्ज भी है एंड सैचुरेटेड भी है, एंड सैचुरेटेड भी है, पूरी तरह से सबमर्ज भी है एंड सैचुरेटेड भी है, ये भी पॉइंट आया। सो द सॉइल which is below the groundwater table is completely submerged as well as fully saturated, as well as fully saturated। वो पूरी तरह से सैचुरेटेड भी है, सबमर्ज्ड भी है, एंड इन दैट पार्ट, इस सॉइल के अंदर जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? तो मैं एक अब स्टेटमेंट और बोल रहा हूँ, एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूँ, बताना ठीक है गलत है। अब मुझे ये बताओ, ये वाली जो सॉइल थी, इस वाले पार्ट में ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी, ये वाली सॉइल सबमर्ज थी पूरी तरह से। अगर ये सॉइल पूरी तरह से सबमर्ज्ड थी, तभी तो ये पूरी तरह से सैचुरेट हो पाई। ऐसा है या नहीं है? अगर ये सॉइल पूरी तरह से सबमर्ज थी, तभी तो ये पूरी तरह सैचुरेट हो पाई। हम्म,
तभी तो ये पूरी तरह सैचुरेट हो पाई ना। तो एक स्टेटमेंट और कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ द सॉइल इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, इफ द सॉइल इज इन सबमर्ज कंडीशन, अगर आपकी सॉइल सबमर्ज कंडीशन में है, देन दैट सॉइल विल डेफिनेटली बी इन द सैचुरेटेड कंडीशन। तो वो सॉइल आपकी जरूर सैचुरेटेड कंडीशन में भी रहेगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? सो सबको क्लियर हो गया है ना? सबको क्लियर है पॉइंट? सो दो तीन स्टेटमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनाए यहाँ पे कि द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड एज वेल एज सबमर्ज्ड, दोनों रहेंगे। दूसरा पॉइंट, if the soil is completely submerged, if the soil is completely submerged, then that soil will be saturated as well। अगर सॉइल आपकी पूरी तरह सबमर्ज्ड है तो वो आपकी सॉइल पूरी तरह सैचुरेट भी रहेगी, ये भी पॉइंट आता है। बट इसका अपोजिट सही नहीं है, इसका अपोजिट सही नहीं है, बहुत जरूरी पॉइंट है, समझो आराम से। मैंने बोला अगर सॉइल सबमर्ज्ड है तो वो सैचुरेटेड 100% रहेगी, लेकिन अगर सॉइल सैचुरेटेड है आप ये नहीं बोल सकते कि वो सबमर्ज भी रहेगी। ये बोलना गलत हो जाएगा, ये बोलना गलत हो जाएगा। बोलो अब इसको समझेंगे कैसे? अगर सॉइल पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, यस सर, इफ सॉइल इज सैचुरेटेड इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज सबमर्ज्ड, यस बिल्कुल करेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज सबमर्ज्ड, ये बोलना गलत है। क्लियर है? सो आपको पॉइंट समझ में आया? अगर सॉइल सैचुरेटेड है वो डेफिनेटली सबमर्ज रहेगी। सॉरी, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया है। इफ द सॉइल सबमर्ज है पूरी तरह से, वो डेफिनेटली सैचुरेट रहेगी, लेकिन अगर सैचुरेट है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सबमर्ज है। सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल विल बी डेफिनेटली सैचुरेटेड एज वेल एज सबमर्ज। ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल कर आ रहे हैं, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, लिखो जरा, हेडिंग डालो सबमर्ज यूनिट वेट, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। लिखो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल। लिखो सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल soil below groundwater table will be soil below groundwater table will be submerged as well as saturated. Soil below groundwater table will be submerged as well as saturated, as well as saturated. So क्या हुआ? Soil below groundwater table will be submerged as well as saturated. दोनों चीजें समझ में आई, सबमर्ज भी होगी एंड सैचुरेटेड भी होगी। बोलिए क्लियर हुआ है पॉइंट सबको? सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल विल बी submerged as well as saturated, will be submerged as well as saturated, but soil in capillary zone, लिखो, but soil in capillary zone is only saturated, but soil in capillary zone is only saturated, इसको भी समझेंगे अभी, मतलब क्या है ना, इस पॉइंट का मतलब क्या है उसको जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। बट सॉइल इन कैपिलरी जोन इज ओनली सैचुरेटेड, बट जो सॉइल होगा ना कैपिलरी जोन में वो सिर्फ क्या रहेगा? दैट विल ओनली बी सैचुरेटेड। वो सिर्फ क्या होगा आपके पास में? दैट विल ओनली बी सैचुरेटेड, वो सिर्फ सैचुरेटेड रहेगा। ओके अब देखो समझो इसको आराम से ना। सो फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ से क्या है कि सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी सबमर्ज्ड एज वेल एज सैचुरेटेड, दोनों है। बट सॉइल इन द कैपिलरी जोन इज ओनली सैचुरेटेड, लेकिन जो कैपिलरी जोन में जो सॉइल होती है ना, दैट विल बी ओनली सैचुरेटेड, वो सिर्फ सैचुरेटेड रहेगी, वो सिर्फ क्या रहेगी? सैचुरेटेड रहेगी। अब समझो बात को, क्या मतलब है समझो। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा इस वाले पार्ट में, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो जब आप डायग्राम बनाओगे वहां पे आप लिख लेना उसको ना,
वो सब सैचुरेटेड बोल दिया तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ सैचुरेशन वहां पे 1 हो चुका, इसमें लिखवाने वाली बात भी कोई नहीं है। आपको बोल दिया ना ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे सैचुरेट हो गई है सॉइल, मतलब कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो गया ऑब्वियसली, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑब्वियसली 1 हो गया उसका खुद से खुद। सबमर्ज भी है, सैचुरेटेड भी है। अगर सॉइल सबमर्ज है देन दैट विल डेफिनेटली बी सैचुरेटेड। एक और पॉइंट होता है, अगर सॉइल सबमर्ज है तो वो डेफिनेटली सैचुरेटेड भी रहेगी, ये भी पॉइंट आता है। अगर सबमर्ज है तो वो डेफिनेटली सैचुरेटेड भी रहेगी। अब समझो बात को कि अब मैं बात कर रहा हूँ कैपिलरी वाले की, अब मैं कैपिलरी वाले की बात कर रहा हूँ। कैपिलरी बताया था ना आपको, बट सॉइल इन द कैपिलरी जोन इज ओनली सैचुरेटेड। इसका मतलब समझिए क्या है, यहां से थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, इसको मिटा दो, ये तो एक गंदा दिख रहा है ना। एक ही वाटर टेबल दिखाओ, और चीजें भी दिखानी है। ये पूरी लाइन मिट गई देखो। चलो आ जाएगा दोबारा। क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन बना दो यहाँ पे जस्ट। आ गया ना, ऐसे देखो। अब जरा देखना, मतलब समझो क्या मतलब है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, इस वाले पार्ट की तो मैंने बात कर ली, ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की मैंने बात कर ली है आपसे। मैंने ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे का जो पार्ट है उसकी मैं बात कर चुका। अब ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, सॉइल ही प्रेजेंट है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कौन है, यहाँ पर भी तो सॉइल ही प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आपकी सॉइल प्रेजेंट है। इस सॉइल के अंदर क्या है, वॉइड्स है। इस सॉइल के अंदर वॉइड्स है। अब आप बात समझना, जब इस सॉइल के अंदर वॉइड्स है ना, तो देखो होता क्या है, वो चीज समझो आराम से। होता क्या है, मैं आपसे अगर ये पूछूं, आप जस्ट ये समझो कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपने कैपिलरिटी के बारे में पढ़ा है। आपने एफएम पढ़ ही रहे हो ना, आप साथ साथ आप एफएम तो पढ़ ही रहे हो उधर। अभी आपका एफएम भी चल रहा है ना, मॉर्निंग में 2 बजे चलता है। आपने कैपिलरिटी पढ़ा होगा, वहां पे कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरिटी पढ़ा है ना आपने, कैपिलरिटी एक्शन होता है, कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फुल होता है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। किसमें, ट्यूब्स में। किसमें होगा, ट्यूब्स में होगा। ये आपके पास एक कोई ट्यूब है, ऐसे समथिंग लाइक दिस। आपके पास में एक कोई ट्यूब है, एक कोई आपके पास में क्या थी, ट्यूब थी। इस ट्यूब को मैंने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया। इस ट्यूब को मैंने क्या करा, एक कंटेनर के अंदर डाला। इस ट्यूब को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया। इस ट्यूब, अरे यार ये सीधी क्यों नहीं बनती। देखो, इसको मैंने कंटेनर के अंदर डाल दिया। अब क्या करा, इस कंटेनर के अंदर आपका कौन प्रेजेंट है, इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है आपका वाटर। इस कंटेनर में अंदर आपका कौन है, इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है आपका वाटर। तो होता क्या है, होता क्या है, कैपिलरिटी के बारे में जस्ट थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना आपका, पूरा वहां पे एफएम में टॉपिक डिस्कस होता है। देखो क्या होगा, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर में भरा हुआ है पानी, ये है नॉर्मल वाटर लेवल। ये इस कंटेनर के अंदर नॉर्मल वाटर लेवल है, पानी का जो नॉर्मल लेवल है ना। ओके, ये हुआ, ये नॉर्मल वाटर लेवल। दिस इज द नॉर्मल वाटर लेवल इनसाइड दिस कंटेनर। इससे नीचे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो होता क्या है कैपिलरिटी में, होता क्या है कैपिलरिटी में कि बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस एंड बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से एंड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, आपको पता हुआ एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो एडहेसिव जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्सेस। ऐसा ही होता है, एडेशन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एडेसिव फोर्सेस, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस। ये यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक का सबको क्लियर है मैटर। हाँ, तो होता क्या है यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्सेस क्या होता है, नॉर्मल वाटर लेवल कहाँ तक है आपका, नॉर्मल वाटर लेवल आपके पास में यहाँ तक है। नॉर्मल वाटर लेवल कहाँ तक है इस कंटेनर में, यहाँ तक होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्सेस क्या करेगा, पानी का लेवल इस ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर कुछ हाइट नॉर्मल वाटर लेवल से ऊपर तक राइज कर जाता है। कुछ हाइट नॉर्मल वाटर लेवल से ऊपर तक क्या कर जाता है, पानी का लेवल इस ट्यूब के अंदर राइज कर जाता है। एंड दैट हाइट इज कॉल्ड एज द एच हाइट। इसको क्या बोलोगे आप, एच हाइट कहोगे। और एच बोलने का मतलब क्या है, एच का मतलब है हाइट, हाइट ऑफ कैपिलरी, हाइट ऑफ कैपिलरी
राइज, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, ये मीनिंग है। अब ये हुआ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। आया समझ में? होता क्या है कि आपने कोई कंटेनर में पानी रखा हुआ था, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलेगा, कैपिलरी फॉल आपको देखने को मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड कैसा है आपके पास में, फॉल भी होता है, मरकरी का केस आप कंसीडर करो तो फॉल मिलेगा आपको। तो डिपेंड करता है फ्लूइड के ऊपर कि भाई फ्लूइड कैसा है, ठीक है, फ्लूइड पे वो चीज डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या था, आपका कंटेनर में था वाटर, हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से यहाँ पे क्या करा, इस ट्यूब के अंदर पानी का जो लेवल है ना, वो नॉर्मल वाटर लेवल से, नॉर्मल वाटर लेवल कहाँ तक था, नॉर्मल वाटर लेवल तो यहीं तक था ना, इससे ऊपर तक राइज कर गया, एंड दैट हाइट इज कॉल्ड एज अ हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। इसको क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बोलते हैं। अब ये आपको किस में देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला एक ट्यूब में। ये क्या है यहाँ पे आपके पास में, दिस इज ए ट्यूब, ये क्या है, एक ट्यूब ही तो है। अब मुझे ये बताओ कि जो ट्यूब होती है, अब मैंने आपसे कहा कि सर ये एक ट्यूब है, ट्यूब बोलने का मतलब क्या है वो तो समझो जरा एक बार। ट्यूब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ये आपने ट्यूब बोल दिया, ट्यूब है एक, ट्यूब का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्यूब। अगर मैं यहां से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स, खाली जगह को, ये सब क्या है, खाली जगह है, मैंने क्या करा, इन बहुत सारी खाली जगह को आपस में मिलाया, आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद में क्या करा मैंने, अब मैं इसको मिटाऊंगा तो ये सारा मिट जाएगा, देखो ये सारा मिट जाएगा ना, ये सारा मिट गया। ये फीचर नहीं है मैं बता पाऊँ यहाँ पे आपको, तो क्या करें इसका फिर, ऐसे समझो, ट्यूब का मतलब यही तो है, कैसे बताऊं, अगर बताऊंगा तो वो मिट जाएगा सारा का सारा। ट्यूब का मतलब क्या है, ट्यूब का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो क्या, कि आपने बहुत छोटे छोटे क्या करा, इन छोटे छोटे सर्कल्स को, इन छोटी छोटी खाली जगह को आपस में क्या मिला दी, कर दिया है, मिला दिया। अगर आपने इन खाली जगह को आपस में मिला दिया तो वो क्या बन गई, एक ट्यूब बन गई आपकी। भाई ट्यूब क्या है आपकी, एक खाली स्पेस ही तो है। आप ट्यूब समझ क्यों नहीं रहे, आप ये जो ट्यूब है ये क्या है, खाली स्पेस ही तो है, बड़े से साइज की खाली स्पेस है। आपने क्या करा, छोटी छोटी खाली स्पेस को मिला दिया आपस में, आपने छोटी छोटी खाली स्पेस को आपस में मिला दिया तो वो क्या बन गई है, ट्यूब बन गई, बड़ी साइज की खाली स्पेस बन गई। वो बताओ आया नहीं आया समझ में? भाई ट्यूब खाली है, ट्यूब क्या है, खाली है। खाली ट्यूब आपने कैसे बनाई, आपने छोटी 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 खाली जगह को आपस में मिला दिया, वो क्या बन गई आपकी, बड़ी साइज की खाली जगह बन गई, बस यही तो मतलब है बोलने का। बोलो आया नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म, ये थोड़ा सा फीलिंग समझने की कोशिश करो ना, कि मतलब क्या है बताने का। तो अब यहाँ पे जस्ट समझो, आपको मैं बता रहा था आपको कैपिलरिटी के बारे में, कैपिलरिटी हो गया, अब हम सॉइल पे आते हैं। अब हम आते हैं सॉइल पे। तो जिस तरह से आपका यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये यहाँ पे आपका एक ट्यूब था, ट्यूब में वाटर राइज करा बिकॉज ऑफ द एडेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यही सेम काम आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, सॉइल्स के अंदर। वो किस तरह से होगा वो चीज समझ गया। सॉइल्स में क्या है, ये खाली जगह है, सॉइल में क्या है, ये खाली जगह है ना यहाँ पे। तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के बीच में ये जो क्या है, खाली ये तो ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये सॉइल के पार्टिकल हैं, और इन सॉइल के पार्टिकल के बीच में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है ना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये एम्प्टी स्पेस। ये एम्प्टी स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखो जरा इसको, देखो, देखो इसको आराम से, खाली जगह है। अब ये जो खाली जगह है, अब मुझे ये बताओ, क्या ये बहुत सारी छोटी 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 खाली जगह मिल गई एक दूसरे से, और इन बहुत सारी छोटी 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 खाली जगह ने मिलके एक, यस, यस बिल्कुल, वही बताने का मतलब था। ये क्या है, ये बहुत सारी छोटी छोटी खाली जगह एक दूसरे से मिल गई ना, वो छोटी छोटी खाली जगह कौन सी है, वो छोटी छोटी खाली जगह होती है क्या, वॉइड्स। वॉइड छोटी तो होते हैं, बहुत छोटे छोटे वॉइड होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे वॉइड मिल गए एक दूसरे से, और उन वॉइड ने मिलके क्या बना दिया, एक बड़ा सा खाली स्पेस बना दिया, एक चैम्बर बना दिया, एक ट्यूब फॉर्म कर दिया। एंड वो जो ट्यूब है वो बात अलग है आपकी, कि वो जो ट्यूब है, जो आपको सॉइल में जो ट्यूब देखने को मिल रहा है, दैट इज नॉट ऑफ द यूनिफॉर्म साइज। वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब नहीं मिल रही आपको, लेकिन है तो ट्यूब ना, देखो इस तरह की मिल रही है कुछ। वो ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है उसका क्रॉस सेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो ट्यूब ना, है तो ट्यूब, ट्यूब ही तो है। तो होगा क्या, होगा क्या, अब क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे समझिए बात क्या है, देखो कितना अच्छा अच्छा चीजें आपको पता लगेंगी अब। ये जो ऊपर वाटर कहाँ तक प्रेजेंट था, वाटर तो इस वाटर लेवल तक प्रेजेंट था, वाटर टेबल तक, वाटर आपका कहाँ तक था, वाटर था आपका वाटर टेबल तक प्रेजेंट, वाटर तो आपका वाटर टेबल तक प्रेजेंट था। वाटर टेबल का लेवल कहाँ पे है, वाटर टेबल का लेवल है आपका यहाँ तक,
वाटर टेबल का लेवल है आपका कहाँ तक, यहाँ तक है आपकी वाटर टेबल, यहाँ तक क्या है वाटर टेबल है, इसको करो जरा एक बार साफ। ये है वाटर टेबल लेवल आपका, ये वाटर टेबल लेवल है आपका। हुआ क्या कि वाटर तो आपका कहाँ तक था, ये वाटर टेबल तक था ना प्रेजेंट, यहाँ तक था वाटर। लेकिन क्या होगा इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब यहाँ पे बन रही है ना, जो वॉइड्स हैं, बहुत सारे वॉइड्स आपस में जो कनेक्ट होकर ये जो एक ट्यूब की तरह से बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा इस ट्यूब के अंदर, इन वॉइड्स के अंदर क्या करना शुरू करता है, पानी का लेवल राइज करना शुरू करता है। इन वॉइड्स के अंदर पानी का लेवल क्या करता है, राइज करना शुरू करता है। इन वॉइड्स में क्या होगा, पानी का लेवल करेगा राइज। अब क्यों राइज करेगा वो देखते हैं। जस्ट वही सेम आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स में फिनोमेना होता है ना, वही सेम टू सेम चीज है यहाँ पर भी। पानी का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। पानी का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। एंड दैट राइज ऑफ द वाटर लेवल, एंड दैट राइज ऑफ द वाटर लेवल फ्रॉम द नॉर्मल वाटर लेवल, उसी को क्या कहते हो आप, कैपिलरी राइज कहते हो ना। पानी का लेवल क्या करा, इन ट्यूब्स में राइज करा। इन वॉइड्स, ये जो वॉइड है बहुत सारे वॉइड एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक ट्यूब की तरह बिहेव कर रहे हैं। पानी का लेवल इन इस ट्यूब के अंदर क्या करेगा, राइज करेगा फ्रॉम द नॉर्मल वाटर लेवल। नॉर्मल वाटर लेवल कहाँ तक था, यहाँ तक था, इससे ऊपर पहुंच गया पानी का लेवल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिलरी राइज बोलते हो आप इसको। आप इसे क्या कहते हो, कैपिलरी राइज कहते हो। तो ग्राउंड लेवल तक राइज कर नहीं, ये जस्ट यहाँ पे वो दिख रहा है, वो ग्राउंड तक राइज नहीं करेगा। वो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड तक राइज कर जाए, ऐसा नहीं कहेंगे हम ग्राउंड तक राइज नहीं करेगा। वो तो डिपेंड करता है कि फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग थी, फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग थी। बट यहाँ पे, बट ये बहुत मुश्किल से आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि आपका पानी का लेवल ग्राउंड लेवल तक राइज कर जाए। बट कर सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं कर सकता। लेकिन फोर्सेस पे डिपेंड करता है, फोर्सेस जो उसको पानी को ऊपर खींच रही है ना पकड़ के, वो कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी। यहाँ पे बाई चांस क्या हुआ, आपको यहाँ पे कोइंसिडेंटली डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम अप टू स्केल तो बनता नहीं है, डायग्राम पूरा स्केल पे नहीं बनता है ना। अगर डायग्राम पूरा स्केल पे नहीं बनता है तो वो मैंने यहाँ पे बाई चांस आपको पूरा ग्राउंड लेवल तक दिखा दिया, वो पूरा मैंने बाई चांस आपको ग्राउंड लेवल तक दिखा दिया। बट इन एक्चुअल आपको ग्राउंड लेवल तक कम देखने को मिलेगा, बट हो सकता है। क्लियर है, यहाँ पे वो दिख रहा है डायग्राम में, बाई चांस वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया पूरा। ठीक है, बताइए क्लियर है नहीं है। अब एक बार जस्ट कंफर्म कर दो मुझे, एक बार जस्ट क्लियर करिए। अब देखो जरा, यहाँ पे जितनी भी हाइट तक वो राइज करेगा ना, पानी का लेवल जितनी भी हाइट तक राइज करेगा, पानी का लेवल जितनी भी हाइट तक राइज करेगा, यहाँ पर तो मैंने ऊपर तक दिखा दिया पूरा इसको राइज। बट ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर तक हमेशा राइज करेगा, पूरा ऊपर तक हमेशा राइज नहीं करेगा। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूरी ऊपर तक हाइट तक राइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एच हाइट है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एच हाइट। इस एच हाइट का मतलब क्या है, एच हाइट का मतलब क्या है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है इसका मतलब। अब ये जो जोन है ना, जिस जोन में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है, जिस जोन में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज आपको समझ में है पूरा कहाँ तक जा रहा है, ग्राउंड तक जा रहा है। बट हमेशा ग्राउंड तक नहीं होगा, वो जस्ट इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। समझो बात को। सर मार्शी लैंड में होता है ग्राउंड लेवल तक वाटर, मार्शी लैंड में होता है ग्राउंड लेवल तक वाटर, मार्शी लैंड में। वो तो वाटर टेबल की पोजीशन पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, वाटर टेबल की पोजीशन कहाँ पर है आपकी, और उससे ऊपर उसकी जो फोर्सेज हैं जो उसको ऊपर खींच रही हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वाटर टेबल लेवल कहाँ पर है और आपका फोर्सेज जो उसको ऊपर खींच रही है वो कितना प्रीडोमिनेंट है। देखो जरा क्या होगा, आपका क्या हुआ यहाँ पे, ये जो सॉइल का सॉलिड पार्टिकल है, समझो ये वाटर ऊपर गया क्यों। अब इसको समझो कि ये वाटर ऊपर गया क्यों। यहाँ पे जो सॉइल का सॉलिड पार्टिकल था, पानी यहाँ पे पहले कहाँ तक था, पानी था ग्राउंड लेवल तक, सिर्फ ग्राउंड वाटर टेबल लेवल तक था ना पानी, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल से नीचे तक था पानी। इससे ऊपर सॉइल थी सिर्फ प्रेजेंट उसके सॉलिड से। तो हुआ क्या, एक सॉलिड ने, ये जो ऊपर सॉलिड था सॉइल का, इस सॉलिड ने नीचे से वाटर को ऊपर खींचा पकड़ के। ये जो सॉलिड था, इस सॉलिड ने नीचे से, जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जो पानी था, उस पानी को ऊपर खींचा पकड़ के। अब जब सॉलिड पानी को ऊपर खींच रहा है पकड़ के नीचे, तो मतलब वहां पे कौन सी फोर्स आ रही है एक्शन में, उसका नाम क्या है, कोहेसिव फोर्स या फिर एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स या फिर एडहेसिव फोर्स होगी, एडहेशन होगा बिल्कुल। तो क्या हुआ, सॉलिड ने क्या करा, पानी को ऊपर खींचा पकड़ के, सॉलिड ने पानी को ऊपर खींचा पकड़ के, पानी ऊपर पहुंच गया। अब पानी क्या करा, पानी ऊपर पहुंच गया। अब पानी क्या करेगा, अब पानी क्या करेगा, जो पानी ऊपर आ चुका। अब वो जो ऊपर पानी आया है ना, वो नीचे से पानी को, जो नीचे पानी प्रेजेंट था ग्राउंड वाटर टेबल से लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल से नीचे, उस पानी को वो ऊपर खींचेगा पकड़ के। यानी कि पहले सॉलिड ने पानी को ऊपर खींचा एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, फिर क्या करेगा, पानी पानी को खींचेगा किसकी वजह से, कौन सी फोर्स की वजह से, कोहेजन की वजह से। कोहेजन की वजह से, इसी वजह से क्या मिलेगा आपको, कैपिलैरिटी देखने को मिलेगी। इसी वजह से आपको क्या मिलेगी, सॉइल में देखने को कैपिलैरिटी मिल जाएगी, कैपिलैरिटी।
क्या मिलेगी आपको सॉइल में? कैपिलैरिटी मिलेगी। क्लियर है? और मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल वैल्यू, ये जो कैपिलरी राइज हो रहा है ना सॉइल में, कैपिलरी राइज की जो हाइट है, आप बिलीव नहीं मानोगे 30 मीटर तक पहुंच जाती है वैल्यू, 30 मीटर तक। आप समझ रहे हो 30 मीटर का मतलब कितना होता है? 30 मीटर का मतलब आप समझ रहे हो? 30 मीटर का मतलब है 10 मंजिल जितनी बिल्डिंग, ये मतलब है। 30 मीटर का मतलब क्या है? 10 मंजिल जितनी बिल्डिंग 30-30 मीटर तक राइज कर जाता है। समझो बात को, 30 मीटर कितना हो गया? समझ रहे हो ना बात को? 30 मीटर। अब होता क्या है, जस्ट इस पे लास्ट एक पॉइंट पे आते हैं कि मतलब क्या है यहाँ पे, जस्ट इस पे समझिए बात को। होता क्या है कि आपको क्या देखने को मिलता है कि सिंस ये वाटर क्या करा, राइज करा, ये वाटर क्या करा यहाँ पे, राइज करा, राइज करा। इस जोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? कैपिलरिटी देखने को मिल रही है। तो इसको क्या बोलोगे आप? कैपिलरी जोन बोल दोगे आप इसको। आप इस जोन को क्या बोल दोगे? इसको आप बोल दोगे कैपिलरी जोन बोल दो आप इसको। कैपिलरी जोन, जिस जोन में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है उसको आपने क्या बोल दिया? कैपिलरी जोन बोल दिया। अब ऐसा होता है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी राइज, इस कैपिलरी राइज की वजह से क्या कर जाता है आपका, कुछ पर्टिकुलर हाइट तक आपकी जो सॉइल है ना, कुछ पर्टिकुलर हाइट तक आपकी सॉइल क्या हो जाती है? पूरी तरह सेचुरेट हो जाती है, उसके पूरे के पूरे वॉइड्स में वाटर एंटर कर जाता है। अब ये वाटर किसकी वजह से एंटर कर रहा है? ये कैपिलैरिटी की वजह से एंटर कर रहा है। हुआ क्या, पानी ऊपर राइज करा कैपिलैरिटी की वजह से। पानी ने क्या करा, ऊपर जो राइज करा पानी, उस पानी ने क्या करा, ये जो सॉलिड पार्टिकल थे ना, इन पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स है उसमें से एयर को बाहर निकाल दिया, और कुछ पर्टिकुलर हाइट तक पूरे के पूरे वॉइड में आके आपको वाटर बैठ जाता है। पूरे के पूरे वॉइड में आकर वाटर बैठ जाता है। एंड जिस पर्टिकुलर हाइट तक आपका पूरे के पूरे वॉइड को वाटर ने ऑक्यूपाई कर लिया, किसकी वजह से हो रहा है? पहले तो ये बताओ कि ये जो सॉइल, बेसिकली यहाँ पे इस सॉइल के अंदर कुछ पर्टिकुलर हाइट तक पूरे के पूरे वॉइड्स में वाटर आ गया। मतलब ये कुछ पर्टिकुलर हाइट तक सॉइल आपकी कैसी कंडीशन में पहुंच गई? कुछ पर्टिकुलर हाइट तक आपकी सॉइल कैसी कंडीशन में पहुंच गई? सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गई ना। यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल से लेवल से ऊपर भी कुछ पर्टिकुलर हाइट तक आपकी सॉइल कौन सी कंडीशन में पहुंच गई? सैचुरेट कंडीशन में पहुंच गई। बट ये जो सैचुरेशन हुआ है, ये जो सैचुरेशन हुआ है किसकी वजह से हुआ है? ये सैचुरेशन हुआ किसकी वजह से है? ये सैचुरेशन किसकी वजह से हुआ है? कैपिलैरिटी की वजह से हुआ है। क्लियर है? तो यानी कि आपके पास एक आता है कि जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन का मतलब है कि ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर वो हाइट, ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर वो हाइट, जिस पर्टिकुलर हाइट में आपकी सॉइल पूरी तरह सैचुरेट हो गई है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। अब मुझे ये बताओ, ये सॉइल आपकी पूरी तरह से सैचुरेट है, ये सॉइल आपकी क्या है, पूरी तरह से सैचुरेट है नहीं है? कैपिलरिटी वाले जोन में, कैपिलरी एक्शन वाले जोन में आपकी जो सॉइल है वो पूरी तरह सैचुरेट हो गई, पूरी तरह सैचुरेट हो गई ना। यस, बिकॉज ऑफ द कैपिलैरिटी। बट दैट सॉइल, वो सॉइल पूरी तरह पानी में डूबी हुई नहीं है। पानी में डूबना एक अलग चीज है और सैचुरेट होना एक अलग चीज है। सैचुरेट तो हो गई, बट वो पूरी तरह पानी के अंदर नहीं डूबी हुई। ठीक है, पानी में थोड़ी डूबी है वो। बताओ आया नहीं आया समझ में? यस, इट इज नॉट सबमर्ज्ड। यही मैं बताना चाहता था कि सॉइल आपकी कंप्लीटली सैचुरेटेड है लेकिन सबमर्ज नहीं हुई। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, अगर सबमर्ज्ड है सॉइल तो वो सैचुरेटेड डेफिनेटली रहेगी, लेकिन अगर सैचुरेटेड है तो सबमर्ज्ड रहे, ऐसा बोलना ट्रू नहीं है हमेशा। सो ये पूरी की पूरी आपकी कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई या नहीं होगी? बताओ जरा एक बारी। यहाँ तक का सबको क्लियर है? अब ये भी बताओ, इन कैपिलरी सैचुरेशन जोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? इन कैपिलरी सैचुरेशन जोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? इन कैपिलरी सैचुरेशन जोन डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी 1। यस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा आपका? 1 होगा। और वाटर टेबल से नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा? वाटर टेबल से नीचे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा? 1 ही रहेगा। वाटर टेबल से नीचे भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो मैंने आपको जो पॉइंट बताया था वो बेसिक आपको जो नोट लिखवाया था कि भाई सबमर्ज है तो सैचुरेटेड रहेगी, लेकिन सैचुरेट है तो सबमर्ज नहीं रहेगी, उसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से भी। अब इसमें जो एक दो नोट पॉइंट्स हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं आपको कल नोट करा दूंगा। ठीक है, कुछ कुछ आपके एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट, वो मैं आपको कल नोट कराऊंगा। और सबमर्ज यूनिट वेट के बारे में भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था आपका जो मुझे जस्ट बताना था, अब इसको आगे हम अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, तो कल आप सबमर्ज यूनिट वेट को आराम से समझ पाओगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? कल हॉलीडे नहीं, कल हॉलीडे नहीं है, कल हॉलीडे नहीं है। ठीक है, कल आपकी क्लास रहेगी मॉर्निंग में, जैसे मतलब जैसे भी होती है, जिस टाइम पे क्लास होती है उसी टाइम पे क्लास रहेगी। ठीक है,
ठीक। सो अभी मुझे बताओ, कोई किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है? किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है तो बताओ, अदरवाइज फिर क्लोज कर देते हैं। बता दीजिए। गुड नाइट एवरीवन। चलो, तो मतलब सबने कर लिया है ना? ओके सर, साथ साथ ही नोट कर लिया था, चलो गुड, साथ साथ नोट कर लिया था, अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। कल बात करते हैं आप आगे ना। शुभ रात्रि। सो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। आगे कल डिस्कस करते हैं।